माय नेम इज सिमी गौतम। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स की बुक की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिक्स की जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज चैलेंजिंग टू द नेशन बिल्डिंग्स। आपको सबको पता है कि जो ये हमारी चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैलेंज की बात करता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये दोनों ये बुक सीक्वेंस पे बेस्ड है। ठीक है, जब आपको पूरा सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 एक सीक्वेंस के बारे में बात करेगा, जब तक आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 नहीं जंप कर सकते अंटिल यू रीड द चैप्टर नंबर 1, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस, राइट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 फिर दूसरे सीक्वेंस के बारे में बात करेगा, चैप्टर नंबर 3 दूसरे सीक्वेंस में बात करेगा, एंड सेम गोज विद दिस बुक, राइट। बट यस, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ चैप्टर जैसे ग्लोबलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट, ये चैप्टर सीक्वेंस के नहीं है, हालांकि जीसी की वजह से ये लास्ट में दी गई है। ठीक है, तो ये बुक आपके सीक्वेंस की वजह से, और आपको जितने भी, अगर आप खुद भी रिवीजन करोगे और आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है। और ये जो हमारी पूरी लेक्चर होने वाली है, मैं उसको पार्ट्स में बाइफिकेशन करूंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एज द नेम सजेस्ट, चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग का साफ साफ मतलब है, आप सबको पता होगा कि इंडिया एक ऐसे टाइम पे इंडिपेंडेंस हुआ था जब इंडिया पूरा बिखरा हुआ था, राइट। इंडिया को पूरा बिखेर के चले गए थे ब्रिटिशर्स, एंड अब नाउ इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट। इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी 1947। नाउ it was a very difficult challenge for the Indian government to shape the nation or to make the nation perfect, right? इस वाले चैप्टर में, यानी कि चैलेंज और नेशन बिल्डिंग में, हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको सारी चीजें समझनी है और बड़े ध्यान से लेक्चर सुनना है। सबसे पहले आपको मैं बता देते हैं कि इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एट 12 AM, राइट। एंड जब हमारा, आपको मैं एक बात बता सकती हूँ, जब हमारा बेटा, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले एक बस सेंटेंस पढ़ते, फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया ऑब्टेन इंडिपेंडेंस इन 1947। जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन किया, जब हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री ने, यानी कि इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक स्पीच दी, इसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। कहां पे दी? रेड फोर्ट पे दी। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके सीयूटी में, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त एट 12 AM इन 1947। जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, he has given the speech that is trust with destiny on by standing on the red fort. Now it's very important, आपको समझना पड़ेगा, मैंने बताया यहाँ पे इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन तो हुए नहीं, तो हाउ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हाउ ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द इन ऑर्डर टू बिकम अ फर्स्ट इंडिया's प्राइम मिनिस्टर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव सीन योर चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक में है, उसका पहला पन्ना, चैप्टर का पहला पन्ना अगर आप देखते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट, सो द वर्ड इंटरिम स्टैंड्स फॉर द टेम्पररी। कोई भी चीज अगर हम टेम्पररी के लिए लेते हैं वो होता है इंटरिम। तो उस टाइम पे टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई थी। अब टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई क्यों गई थी? बिकॉज इंडिया को चलाने के लिए एक सरकार तो चाहिए। अब सरकार का क्राइटेरिया क्या था? चलो हम तो इलेक्शन देते हैं, राइट। अभी भी हमारे मोदी जी जीते, और जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट, यानी कि पूरे के पूरे 15 साल के इलेक्ट हुए हैं, राइट। जैसे अभी एक हैशटैग चल रहा है, मोदी हैशटैग मोदी 3.0। तो आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी कम से कम 3 जनरल इलेक्शन तक वो रहे थे, और मोदी भी 3 जनरल इलेक्शन तक रहे हैं, राइट। तो आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पूरे 15 साल के लिए अपनी सर्विस हमारे देश को दी है, राइट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इंटरिम स्टैंड्स फॉर द टेम्पररी। एंड क्यों टेम्पररी गवर्नमेंट की जरूरत थी? टेम्पररी गवर्नमेंट की इसलिए जरूरत थी बिकॉज हमको जरूरत थी एक सरकार की जो कि गवर्नमेंट चलाए, हु वुड रन द कंट्री, हु वुड गवर्न द कंट्री इन अ बेटर वे, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किया गया। नाउ व्हाई जवाहरलाल नेहरू, व्हाट वाज द क्राइटेरिया टू अपॉइंट द इंडिया's 5th प्राइम मिनिस्टर? देखो, यू मस्ट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट Congress has been very active.
ठीक है, कांग्रेस हैज टेकन द पार्ट इन डिफरेंट मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन, क्विट मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, राइट। तो बहुत सारे आजादी के टाइम पे कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर एकदम हिस्सा लिया इंडिया की आजादी में। तो कांग्रेस कंट्रीब्यूटेड लॉट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट। एंड ड्यू टू द फैक्ट दैट जवाहरलाल नेहरू वाज द main leader of the Congress at that time, right? And that's why Jawaharlal Nehru has been appointed as the first India's first prime minister, right? तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। Mostly, there were two goals. There were two goals on which everybody was ready, right? Everybody agreed that these two goals should be implemented and should be focused सबसे पहले, किसी भी चीज से पहले, बिफोर एनीथिंग, राइट। तो व्हाट वाज दैट गोल? फर्स्टली, अब कंट्री वुड बी डेमोक्रेटिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारा, आपको पता है 200 साल हमारे इंडिया पे राज किया है ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा ही हमारे राइट्स की धज्जियां उड़ा दी थी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एवरीवन एट दैट टाइम वाज दैट इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? देयर शुड बी राइट्स, देयर शुड बी अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, देयर शुड नॉट बी एनी एट्रोसिटीज ऑन द सिटीजंस, राइट। दीस काइंड ऑफ थिंग्स का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। एंड द गवर्नमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव द विजन ऑफ द पीपल, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक का मतलब। तो दिस वाज द फर्स्ट गोल, राइट। एंड द सेकंड गोल क्या हो गया आपका? सेकंड गोल क्या हो गया? द ईयर 1947 वाज बाय अनप्रेसिडेंटेड। सेकंड गोल क्या हो गया? The second, that the government would run for the benefit of the people, especially in social advantages. Now you must aware about the fact that there were Dalits, right? Dalits की काफी ज्यादा और women की काफी ज्यादा कंडीशन बहुत बुरी थी। अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, तो women की कंडीशन उस टाइम बहुत अच्छी थी, बट अगर मैं बात करूं मेडिवल इंडिया, ठीक है, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। लेटर वैदिक एज, राइट, बहुत बुरी थी। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनकी भी कंडीशन बहुत ज्यादा ही बुरी थी। तो इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देम, सेकेंड गोल क्या था हमारा? वी शुड फोकस ऑन द सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है। सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड गोल ये था, समझ में आ गया? फर्स्ट गोल दैट इंडिया वुड बी शुड बी रन डेमोक्रेटिकली, एंड द सेकंड गोल दैट वी शुड फोकस और वी शुड रिप्रेजेंट, वी शुड uplift the lower caste, or we can say the disadvantaged group, ठीक है, स्पेशली द पुअर पीपल। बिकॉज उस टाइम पे पुअर पीपल को भी, मतलब जो ऑब्वियसली बात है सभी को बुरा लगा, बट पुअर पीपल को इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट विद द मेन स्ट्रीम, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ रहा है अच्छे से, या एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं मदर के, अब एक बच्चा चुपचाप खाना खा लेता है, वो कुछ नहीं बोलता। अब दूसरा बच्चा है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको प्रॉपर हाथ से खिलाना पड़ता है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो जब इस वजह से नहीं, बिकॉज उससे ज्यादा प्यार है, सिर्फ इसी वजह से दैट उसको एक प्रिविलेज बन सके, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा वीक है, तो वीक को ज्यादा टीचर प्रिविलेज करती है, ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ ही रहा है, बट जो ऑलरेडी वीक है उसको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा ना, राइट। तो ये आपके दो गोल हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द ईयर 1947 वाज बाय अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लेसमेंट। यू मस्ट हैव सीन गदर फिल्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो गदर थी, जो पहली वाली गदर थी, लिटरली आप देख सकते हो उसमें कितना ज्यादा मार काट थी। तो द ईयर ऑफ 1947 बहुत ज्यादा ही डिस्प्लेसमेंट का था, बहुत ज्यादा ही वायलेंस भरा था, राइट। तो जो ईयर 1947 था वो बहुत ही बेकार था, मतलब, ठीक है। बेसिकली दैट वाज अ सडन डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। जो हमारा पार्टीशन था, दैट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल, दैट वाज अ सडन, ठीक है। इट वाज सडनली डिसाइडेड दैट इंडिया इज फ्री नाउ, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग, एंड पार्टीशन भी सडन था, फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई डोंट नो, ठीक है, और गवर्नमेंट ने अब वहां से ऐलान आता है कि नाउ इंडिया इज डेमोक्रेटिकली, इंडिया इज फ्री नाउ, एंड ब्रिटिश इंडिया वुड बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, दैट इज इंडिया एंड Pakistan. Now if I'm standing here, I am a Hindu and I want to be in India, right? अब मुझे पता लगा this part is included in the Pakistan territory, तो इतना ही हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सेम गोज विद फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम पॉपुलेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम जो कहीं और स्टैंड कर रहा है और उसको पाकिस्तान में जाना है, नाउ
वो जहां पे खड़ा है उसको ये लगेगा, अब उसको ये पता लगा, नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड इंडिया, बट ही वांट्स टू बी पार्ट, ही वांटेड टू बी in the Pakistan territory. So this kind of displacement, right? बहुत number of people goes from here and there and here and there, lot of rapes, abduction, conversion, ठीक है, मारकाट, communal zone, ठीक है, because क्यों? क्योंकि the partition was created on the basis of a religion, right? आपने देखा होगा अब हमारी कंट्री कम्युनल राइट्स को बिल्कुल अवॉइड करती है, जस्ट बिकॉज Indian government do not want to see another partition because that was not possible. That is not possible, right? So that's why Indian government is little afraid from the communal rights, because that should be right. Because we are the educated people. We should not create stereotype or prejudice on the basis of a religion, right? So this kind of question comes in your examination in the form of passage based question, right? So you should have to understand it. तो I hope ये आपको clear हो गया होगा. Now, if I talk about these challenges, so what were the three challenges faced by the independent India? So just after partition and just after independence, India had to face three challenges. Now, what is these three challenges? आओ पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहला challenge है आपका, the first challenge was to create a nation that was both united and accepting the diversity of a society. India was a diverse nation with a landmass the size of continent. Its people spoke a wide range of languages and practiced a wide range of culture and religion. So, in a nutshell, I can say na the first challenge to shape a nation. The first challenge to shape a nation. Now, what I'm trying to say is इंडिया बिखर गया था, बहुत गंदा बिखर गया था इंडिया, ठीक है. मोस्टली सबसे पहले बात करें, टेरिटरी बहुत ज्यादा बिखर गई थी. I'll teach you the concept of integration of princely state, ठीक है. इंडिया में कम से कम 535 यानी कि 535 टेरिटरीज थी जिनको बाहर होना था, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया एंड देयर आर 535 स्टेट्स, ठीक है. हाइपोथेटिकली 535 स्टेट्स है, ठीक है. They do not want to be a part of India. Rather, what they want to be part of, they wanted to an independent country. ठीक है, वो इंडिया में नहीं रहेंगे. So let's think about this. For example, this is an Indian territory. ठीक है, this is an Indian territory. अब नाउ थिंक यार, अगर मैं इसको काट दूं, हम पहले हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, दिस इज इंडिया. नाउ इन इंडिया इटसेल्फ देयर आर 535 एरियाज जो कि इंडिया में रहना ही नहीं चाहते. दे वांट टू बी अ इंडिपेंडेंट नेशन. नाउ व्हाट, मतलब हाउ बिगेस्ट चैलेंज इट वाज, कितना बिगेस्ट चैलेंज था वो. तो फर्स्टली टू शेप द नेशन में ये आएगा कि इंडिया पूरा बिखर गया था. टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस टू शेप द नेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ आई टॉक अबाउट दूसरी चीज क्या आ सकती है, तो दूसरी चीज ये आ सकती है बेटा इसके अंदर, इंडिया एक ऐसी कंट्री रहा है हमेशा से और अभी भी है जहां पे बहुत तरह के कल्चर, ट्रेडिशंस, राइट, कल्चर, ट्रेडिशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन, काफी तरह के रिलीजन. तो दोबारा से इन फ्यूचर ऐसे कोई चीज ना आ जाए, ठीक है, दोबारा से इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से पार्टीशन प्रॉब्लम दोबारा आ जाए. So to shape the nation, that was is the biggest challenge, and that was the very first challenge, to integrate all of the princely states, to ensure all the religion apart from the Hindu, to ensure all the other religion that Indian government is with you, ठीक है, and we have provided reservation to you, right? You just have faith on the Indian government. Now this is what the biggest challenge was, because आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है that the government should represent the vision of the people, right? Okay, तो ये हो गया आपका, समझ में आ गई मेरी बात. और दूसरी बात है लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा साइज था. अब नाउ लैंग्वेज का भी ये था कि एवरी एरिया हैज द पीपल जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, दिस एरिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दिस एरिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. एंड अब लैंग्वेज के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक ही टेरिटरी में 10 लोगों को बिठा दो जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. नाउ दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट? तो ये हो गया बेटा जी आपका, ठीक है ना.
तो लैंग्वेज के ऊपर भी उनको एक स्टेट बनाना, लैंग्वेज के ऊपर भी एक स्टेट क्रिएट करना, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क था कि शुड वी, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा शुड वी क्रिएट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, शुड वी क्रिएट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर. तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग दैट yes the government has decided to create state on the basis of languages. ठीक है, we'll study it later on, right? So this is all about first challenge. Now if I talk about second challenge, the second challenge is to establish democracy. To establish democracy, right? ठीक है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट फर्स्टली रीड दिस चैलेंज. Second, establishing democracy was a major challenge to overcome. The Indian Constitution is something you already know how to do. The Constitution guarantees the fundamental right, extend the right to vote to all citizens. India created a parliamentary-based representative democracy. Now, for the second challenge is all about to establish democracy. Now, I have already told you the second goal of, अभी मैंने previous slide में बताया, the second goal was to establish democracy. Now, how to establish democracy? Democracy is all about having the rights to the people, ठीक है, providing rights to the people, right? Represent the vision of the people at the national level, right? And decentralization of power, यानी कि central government should not be concentration of the power should not be there. Concentration of power should not be there. What I'm trying to say is all the power should not be in the hands of the central government, right? ठीक है, this is, and the power should be divided. Okay. Yes. All right. The power should not be hands in the central government only. That power should be divided to state level and local level. जो हमारे इंडिया में अभी भी होता है, लोकल पंचायत सब होती है ना, आपको पता होगा, राइट? ये हो गया बेटा जी आपका, ठीक है. एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी वाज अ मेजर चैलेंज. तो डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट करना भी सेकंड चैलेंज रहा है. थर्ड का बताऊं, द एंटायर सोसाइटी. थर्ड चैलेंज पढ़ते हैं, वो आई विल क्लियर फर्स्ट चैलेंज एंड सेकंड चैलेंज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा. एक बार और बता दी तो फर्स्ट चैलेंज इज टू शेप द नेशन, सेकंड चैलेंज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, राइट? थर्ड चैलेंज, द एंटायर सोसाइटी, नॉट जस्ट certain segments needed to be developed and well off. The Constitution once again enshrined the principle of equality, provided additional protection for social disadvantaged groups, as well as religious and cultural groups. The DPSP, which was established by the Constitution, set out the welfare goal that democratic politics must achieve. At this point, the real challenge was come up with an effective policy for economic development. Now, the problem is, now the third challenge is क्या होता है? To ensure the development of all well-being. ठीक है, सारे well-being को देखना है, to ensure the development of entire society. अगर मैं बोल सकती हूँ उसको simple words में, तो I can say the third challenge is to ensure the development of entire society. Now, how to ensure the development of our entire society? कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे एंटायर सोसाइटी की? कैसे करेंगे? हम रिजर्वेशन देंगे ना. इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको रिजर्वेशन दे, सो दैट दे कुड इंटीग्रेट विद द मेन स्ट्रीम. प्लस डीपीएसपी जैसी चीज है. डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ व्हाट इज डीपीएसपी? व्हाट आर डीपीएसपी पॉलिसीज? डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टिव. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डायरेक्टिव. आप ध्यान से देखिएगा प्लीज. DPSP.
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एज यू कैन रीड द सेंटेंस, द रीड द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव काइंड ऑफ अ डायरेक्शन। तो these policies यानी कि these principles are the direction to the government that the government should take care about all these policy. For example, डीपीएसपी में इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब नाउ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट दीज थिंग्स शुड बी फॉलोड एज अ वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। डीपीएसपी क्या होती है? स्टेट पॉलिसीज, जो स्टेट होती है उसको डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये पॉलिसीज बनानी है, आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने, सो दैट सोसाइटी के जो और जो इस पर्टिकुलर टेरिटरी के जो लोग हैं वो अच्छे से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों 6 साल तक, फॉर एग्जांपल आपको 12th क्लास तक पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। 6 साल से लेके 12 साल तक की फ्री एजुकेशन है। आप लोग कोर्ट में, यानी कि कोर्ट में अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो फिर गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। किसी बच्चे को ज्यादा मजदूरी नहीं करानी, ज्यादा मजदूरी इन द सेंस की मतलब क्या है? माइनिंग का वर्क नहीं कराना, जो हजार्डियस लेबर होती है, जो हजार्डियस फैक्ट्रीज होती है, जैसे कांच की चूड़ियां बना रहे हैं, ठीक है, माइनिंग के अंदर घुस रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो सब नहीं कराना। तो दीज आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसका मतलब है डीपीएसपी। तो थर्ड फंक्शन हमारा यही था, थर्ड चैलेंज हमारा यही था कि सबसे पहला इसमें ये आ गया कि हम सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप को प्रमोट करें, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। दूसरा, हम डीपीएसपी लेकर आए। डीपीएसपी का मतलब हम ऐसा कुछ फॉर्मूला लेकर आए जिससे स्टेट गवर्नमेंट को ये लगे कि हाँ भाई मुझे ये पॉलिसीज फॉलो करनी है, सो दैट हमारी मेरी जो जनता है उसको खुश हो सके जनता, और उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन हो सके। प्लस सारे रिलीजियस और कल्चर ग्रुप को एक समान रखना है, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? ये सारी चीजें अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन, यानी कि डाइवर्सिटी थी बहुत सारी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स था, उन सबको इकट्ठा करना है। सेकंड बेटा, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लानी है, फंडामेंटल राइट ये सब प्रोवाइड करना है लोगों को। थर्ड है बेटा आपका टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ वेलबींग, मतलब कि हर किसी का वेलबींग देखना है, पॉवर्टी हटानी है, ठीक है। और जो लोग गरीब है उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दो, ओके, तो वो भी थोड़ा पॉवर्टी से ऊपर आ सके। दूसरी बात है, रिलीजियस कल्चर ग्रुप को एक समान रखो, शुड नॉट बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट अनटिल अनलेस, ऑब्वियसली स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो इफ द माइनॉरिटी है, ठीक है। माइनॉरिटी को अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन करना है। प्लस और क्या हो गया इसमें, प्लस हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बनाना है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा आपको पता होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हमारे भीमराव अंबेडकर हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी, प्लीज आप हमारी बात को बहुत समझ के सुनिएगा। लेट मी रब ऑल ऑफ दिस सो दैट यू कैन परफेक्टली। चल, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था दैट पूरी जो बुक है आपकी सीक्वेंस में, नाउ मैंने आपको चैलेंजेस बता दिए। नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट चैलेंज, चैप्टर नंबर 1 talks about first challenge, chapter number 2 talks about second challenge, and the chapter number 3 talks about third challenge. Chapter number 1 talks about challenge of the nation building, यानी कि to shape the nation. तो इसी के चैप्टर के अंदर हम इंटीग्रेशन प्रिंसिपल स्टेट्स पढ़ेंगे, स्टेट रिवॉल्यूशन कमीशन पढ़ेंगे, यानी कैसे पूरे इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे हमारे नेशन को शेप किया और उसको एक परफेक्ट इंडिया की फॉर्म दी। दूसरा हम बताएंगे, मैं शेप की बात नहीं करी, अगर आप काफी बच्चे सोच रहे हो कि प्रॉपर शेप दी, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट टू प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाया हमारे इंडिया का, जहां पे इसको हम बोल सकते हैं इंडिया, जहां पे स्टेट्स हैं प्रॉपर, जहां पे लोग इकट्ठे रह सकते हैं आराम से, डाइवर्सिटी होके भी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में भी कितने लोग हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के होंगे, बट दे आर स्टिल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड दे आर स्टिल लिविंग अंडर द सेम रूफ, राइट। सो दैट इज व्हाट, तो चैप्टर नंबर 1 टॉक्स अबाउट टू शेप द नेशन, यानी कि द वेरी फर्स्ट चैलेंज, राइट। ठीक है, रीड हो गया, नो प्रॉब्लम।
ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट चैलेंज इज चैप्टर नंबर 1 टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। चैप्टर नंबर 2, अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो हम उसमें इलेक्शन कैसे हुआ 1951, यानी कि हम उसे जनरली 1952 इलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 1951 के अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, बट कंप्लीट हमारा फरवरी 1952 में हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो हम उसको 1952 का फर्स्ट जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो यानी कि पहली बार पूरे इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, और जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज, सबने बोला ये क्या करेगी कंट्री, इलेक्शन ये कराएगी, बट हमने ये प्रूफ करके दिखाया नो, इंडिया बहुत कुछ कर सकती है। और आज भी मोदी जी के टेन्योर में इंडिया काफी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बेटा, आने वाले 2 से 3 साल में। एंड इंडिया का जो मोदी का विजन है ना, जो मोदी जी का विजन है वो 2047 का, यानी कि ही इज थिंकिंग अबाउट 2047, एंड व्हाइल द अदर पीपल, व्हाइल द अदर पार्टी कांट थिंक अबाउट, राइट। तो इंडिया, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो विजन है, इंडिया इज गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन अपकमिंग 2 to 3 years, राइट। तो हम, आप देख सकते हैं हमारे इंडिया ने डेमोक्रेसी, आपको पता है इलेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग था अभी इस बार का, हमारे इलेक्शन इतना बढ़िया है। और इस बार का इलेक्शन मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे ऑपोजिशन ने टक्कर वाली है, ठीक है, ऑपोजिशन बड़ी टक्कर वाली थी इस बार, तो कितना बढ़िया है डेमोक्रेसी वाला। तो जो सेकंड चैप्टर है हम इसमें यही पढ़ते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस, ऑल अबाउट कांग्रेस, राइट, क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल रूल किया हमारी उस पे, जिसकी वजह से, उस लेगेसी की वजह से आज तक कांग्रेस थोड़ी बहुत टिकी हुई है, थोड़ी बहुत क्या, कांग्रेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया है कांग्रेस भी, ठीक है, क्योंकि 15 साल लेगेसी की वजह से आज तक कांग्रेस का एकदम टक्कर वाली ऑपोजिशन आज भी। थर्ड जो चैलेंज है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट कैसे करी, हमने कौन सा मॉडल अपनाया, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमने कहां से, हमने कौन सी कंट्री का एस्पिरेशन लिया, कहां से इंस्पायर होकर हमने अपना डेवलपमेंट बनाया, कौन सी आइडियोलॉजी ली। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 टॉक्स अबाउट फर्स्ट चैलेंज, चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट सेकंड चैलेंज, है चैप्टर नंबर 3 टॉक्स अबाउट थर्ड चैलेंज। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा ये थर्ड चैलेंज क्लियर कर दिया होगा, एंड इफ यू आर वेरी इन सॉर्ट ऑफ द टू लेट मी नो, राइट। ये था आपका पूरा का पूरा 3 चैलेंज, और आने वाले लेक्चर में मैं आने वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, राइट। तो थैंक यू।